आई थिंक स्टार्ट ओके ओके विश्व, ओके संपर्क, ठीक है। अच्छा देख, तो फिर बेसिकली इक्विटी डेरिवेटिव, और इक्विटी डेरिवेटिव इसका और एक नाम फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्लास। और फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इक्विटी डेरिवेटिव में करेंटली हम लोग किस पॉइंट पे हैं सर? फ्यूचर में। और देखते देखते हम लोग फ्यूचर ऑलमोस्ट ग्रैब कर रहे हैं। ग्रैब करना मतलब फ्यूचर के बारे में जो भी बेसिक डिस्कशंस है या जो भी फ्यूचर रिलेटेड मैटर में सोचना चाहिए, ये हम लोग धीरे धीरे सीख पा रहे हैं। ऑलरेडी कल मैंने काफ़ी सारा बात किया था कि फ्यूचर क्या है, कल नहीं, कल उससे पहले वाला लास्ट वीक की क्लास में, कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर किस तरह से काम करता है। उसके लिए डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं हुआ था। स्टॉक मार्केट में आने से पहले हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल गोल्ड, कमोडिटीज के ऊपर भी बात की है, चाणक्य के जमाने में बात की है ना, मतलब आज से कम से कम 2500-3000 साल पहले क्या होता था। तो वॉटेवर जो भी 2500 साल, मतलब 2500 ईयर्स एगो और 3000 ईयर्स एगो जो कुछ भी होता था, सिमिलर कॉन्सेप्ट आज भी होता है, ठीक है। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट में हम लोग बस फ्यूचर को सीख रहे हैं। और फ्यूचर में आज जो सीखना है दैट इज, जैसे कल हम लोगों ने सिर्फ टीसीएस इन्फोसिस के ऊपर फ्यूचर ट्रेड के बारे में देख रहे थे, है ना। टीसीएस इन्फोसिस का फ्यूचर ट्रेड। तो टीसीएस इन्फोसिस जैसे कंपनीज, ठीक है, टीसीएस या इन्फोसिस जैसे कंपनीज, उसमें जो फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, मतलब उसमें जो फ्यूचर सोच रहे हैं, जस्ट एक एग्जांपल था कि आईटी सेक्टर्स, ठीक है, तो आईटी सेक्टर्स में किस तरह का देखने को मिलता है, आईटी सेक्टर में क्या देखने को मिलता है, कि कब आईटी सेक्टर में आपको बुलिशनेस नजर आता है, कब आपको आईटी सेक्टर में बेयरिशनेस नजर आता है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि कल हम लोग एक चीज ऑब्जर्व भी किए सर, कि आईटी स्टॉक में सिमिलर पैटर्न हर साल देखने को मिलता है। इवन लेटेस्ट में 2022 में भी सेम टू सेम टाइप ऑफ देखने को मिला, जो हम लोग 2014 में भी देखने को मिला। क्योंकि हम लोग करेंटली जो थोड़ा एग्जाम्पल यूज किए थे कल के क्लास में, वो 2014 रिलेटेड था। तो 2014 में आपने जो देखा, 2022 में भी आपने करीब करीब सेम चीज देखा, है ना। और ये जो मार्केट में सिमिलर चीज बार बार होना, ये टेक्निकल एनालिसिस, मतलब ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में टेक्निकल का कौन सा असम्पशन है सर? प्लीज कोई भी मुझे बताओ, मुझे गो बैक टू बॉल। कि सेम चीज जो पहले हुआ है वो बाद में भी हो रहा है, ये कौन सा असम्पशंस को फॉलो करता है टेक्निकल एनालिसिस का? बोलो सर, थोड़ा तो बोलो। कौन सा असम्पशन सर? हम लोग ट्यूसडे वाले क्लास में इसी पॉइंट में बात कर रहे थे। तो मैं बस आपको इतना पूछा कि कौन सा असम्पशन फॉलो करके जो पहले भी हुआ है वो बाद में भी होता है। विश्व, संपद, ट्राई कर, স্যার এই যে স্যার এই बोल যে बोल। ডিসেম্বর করে স্যার যেহেতু ইউএস ইউকে সব কোম্পানিগুলো ফিনান্সিয়াল ইয়ার হয় সেই জন্য यस यस, यू आर राइट, वो तो मैं कल बोला था, वो तो केस स्टडीज था कि दिसंबर में ईयर एंड होता है, दैट्स व्हाई मार्केट डाउन जाता है। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि স্পট মার্কেট 2000, हाँ बोलो सर बोलो। স্পট মার্কেট स्टॉक मार्केट सुमित কিছু বলছে বলে। স্পট মার্কেট স্পট स्पॉट मार्केट इज नॉट द केस। मैं जस्ट बोल रहा हूँ, क्वेश्चन तो मेरा समझ पहले। मैं बस, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि 2022 में हम लोग जिस तरह से, जैसे टीसीएस में हम लोग जिस तरह का देखें, या कोई भी आईटी स्टॉक में जिस तरह का हम लोग डाउनफॉल या बियरिशनेस हमें देखने को मिला, सेम चीज 2014 में वो में भी देखने को मिला। ऐसा क्यों? और ये जो कुछ भी होता है इसके पीछे का फंडामेंटल रीजन या इकोनॉमिक रीजन, तो आप लोगों ने बोला कि इकोनॉमिक रीजन या फंडामेंटल रीजन वही जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, यूएस के मार्केट में थोड़ा सा क्लोजिंगनेस चलता है, मार्केट थोड़ा सा सैचुरेटेड हो जाता है ना। वो सब तो आप लोग कल भी पढ़े, आज भी वही चीज आप लोगों ने बोला। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये टेक्निकल का कौन सा एजम्पशन फॉलो करता है? 4 एजम्पशन है टेक्निकल पे। অ্যাজাম্পশন থাকে, কিন্তু আমি একটু ব্যস্ত বলে আমি ওটা পড়তে পারিনি, কিন্তু আমার মনে আছে, কিন্তু 4 রকমের অ্যাজাম্পশন থাকে। কোনটা আমি
মনে করতে পারছি না। লিকুইডিটি থাকে একটা আর ৩ টে থাকে। এবার ওইটা একটু আমার একটু দেখতে হতো। আমি দেখার টাইম পাচ্ছি না দাদা। বুঝতে ओके পারলেন? विशु, ओके विशु, नो इशू। आई होप चलो क्वेश्चन समझ में आया, ये काफी है। मैं बता देता हूँ। एक assumption आप लोगों ने पढ़ा था सर, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। इतिहास নিজেকে বারবার पुनरावृत्ति करे। माने मतलब इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। मतलब कॉन्सेप्ट इज व्हाट, मार्केट एक ऐसा जगह है, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा जगह है, सिमिलर रीजंस में जो पहले हुआ है वो बाद में भी देखने को मिलता है। अगर 2014 में, 2012 में, 2008 में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे का रीजंस जो भी है, 2008, 2010, 2012, 2014 में जो कुछ भी हुआ है, सिमिलर रीजंस पे अगर मार्केट बियरिश में आया है, बियरिश मोड पे आया है तो बियरिश हुआ है। 2014 में भी सेम टू सेम, 2022 में भी आपको सेम नजर आएगा। और ये चीज हम लोग कल पढ़े हैं टीसीएस में, एकदम आपको हैंड टू हैंड दिखाया कि सर देख लो क्या होता है, देख लो क्या होता है। ठीक है सर, मैं आप लोगों को कल भी दिखाया था, आज भी जरूरत पड़ने से दिखा सकता हूँ कि अगर जस्ट मैं टीसीएस के एग्जांपल को इसलिए उठाया क्योंकि टीसीएस में ही बात हो रहा था। 2022 के दिसंबर देखो, ये देखो, ये 2022 का दिसंबर है, ये देखो, ये जहां से मेरा हाथ नीचे आ रहा है सर। और अगर मैं आपको 2014 में भी लेके चलूं, और भी आप दूसरा दिसंबर भी देख सकते हो, 2000, ये देखो 2020 के दिसंबर में देखो, उस टाइम पे भी हल्का सा देखने को मिला है। अब जितना पीछे जाओगे आपको सिमिलर अप्रोच नजर आएगा। तो ये चीज एक चीज दोहराता है सर, वन थिंग इज वेरी सिंपल, कि ये टेक्निकल एनालिसिस के assumptions के बेसिस में ही मार्केट रिएक्ट करता है, और मार्केट का ये रिएक्शन एकदम, मतलब इसका दूसरा एक नाम है सर मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। नोन फैक्ट, अननोन फैक्ट, नोन हो या अननोन, रीजन कुछ भी हो, स्पॉट मार्केट में आप जो कुछ भी देखते हो, अल्टीमेटली मार्केट नोन अननोन फैक्ट्स को मिला के ही आपके सामने प्राइस को सामने रखता है, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो निफ्टी हो, एनीथिंग। ऐसे मार्केट करंटली आप लोग शायद देखा, कल बहुत जोर से मार्केट को धक्का लगा है, और उसका रीजन क्या है कल भी मैं क्लास में बात कर रहा था, लेकिन और भी थोड़ा डिटेल्स रीजन है। जैसे अदानी एक रीजन था, जियोपॉलिटिकल टेंशन, रशिया यूक्रेन का वार का जो करंट सिचुएशन है वो भी मार्केट को नीचे गिरा रहा है। फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा अमेरिका में, इसका मीटिंग होने वाला था, हम लोग पहले दिन के क्लास में बात कर रहा था। तो मार्केट जो इकोनॉमिस्ट है उनको लग रहा है कि फेड इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, और डेफिनेटली बढ़ाएगा, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन बहुत जोर का चला है लास्ट ईयर। यूएस में इन्फ्लेशन बहुत जोर का चला है लास्ट ईयर, और उसके कारण फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को बार बार बढ़ाया है, मतलब यूएस सेंट्रल बैंक। तो अगर यूएस सेंट्रल बैंक मतलब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है तो उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में जेन्युइनली जेन्युइनली आता है सर। ठीक है, इसके अलावा बॉन्ड मार्केट, आपको पता है बॉन्ड मार्केट, यूएस बॉन्ड मार्केट, यूएस बॉन्ड मार्केट में, ये मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस पे भी सारा का सारा पॉइंट को मेंशन किया। मैंने, आप लोग अगर मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखोगे ना तो वहां पर मैंने आपको 8 पॉइंट मैंने मेंशन करके रखा। ग्लोबल मार्केट, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फेड फियर, मतलब फेडरल रिजर्व जो है सर उनका मीटिंग होने वाला है, और उसमें ये देखा जा रहा है कि यूएस का जो मैक्रो डेटा है उससे ये पता चल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली यूएसए चांसेस इज वेरी हाई कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, इसका चांसेस हाई है, और उसका इफेक्ट मार्केट में नजर आ रहा है। फिर मैंने और एक पॉइंट दिया सर अदानी स्टॉक, क्योंकि अदानी के स्टॉक में रिसेंटली सेबी ने अदानी को बोला कि डेटा दो, मतलब आपका सारा डेटा दो, मतलब लोन का डेटा। ऐसा अदानी के बारे में एक मार्केट में बात चल रहा है ना सर, कि अदानी बहुत जरूरत से ज्यादा लोन लेके रखा है, वैल्यूएशन उतना नहीं है जितना दिखा जा रहा है। तो इसमें हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आप लोग देखे होंगे शायद न्यूज वगैरह में। तो अदानी को लेके थोड़ा सा चक्कर है, अदानी रिसेंटली बहुत ज्यादा पैसा
लोन रीपे करने में खर्चा कर रहा है। जैसे कल ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1500 करोड़ का लोन रीपे किया, 1500 करोड़ का। तो ये लोन रीपे करेगा तो अदानी के बिजनेस के बारे में लोगों के मन में ऐसा चल रहा है कि अभी इतना पैसा अगर लोन रीपे करेगा तो फिर प्रॉफिट कब करेगा। प्रॉफिट तो है बट फिर भी थोड़ा सा क्या है ना, अदानी स्टॉक सारा का सारा डाउन में है। ये भी एक रीजन है क्योंकि वो ज्यादातर अदानी का स्टॉक निफ्टी 50 में भी है। तो अदानी स्टॉक एक वन ऑफ द रीजन है मार्केट को गिराने के पीछे। आरबीआई का भी मिनट्स आने वाला है और आरबीआई में भी रेपो रेट में थोड़ा सा हाइक कर सकता है, ठीक है, या फिर सेम रख सकता है, इसका भी एक रीजन है। टेक्निकल फैक्टर्स में मार्केट का सपोर्ट लेवल मोटा मोटी आप देख सकते हो। हाईएस्ट लेवल में मोटा मोटी लास्ट दिन के हिसाब से 17,600 का रेंज बना हुआ था, मोटा मोटी 17,600 के आसपास का ये जो एरिया है सर, ये थोड़ा बना हुआ था। तो टेक्निकल रीजंस तो एक होता ही है। बॉन्ड यील्ड जो मैं आपको बता रहा था, बॉन्ड मार्केट, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है। एफआईआई ने अपना पैसा मार्केट से उठा लेता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडियन मार्केट से पैसा उठा लेता है। क्यों? बीच बीच में, क्योंकि यूएस बॉन्ड अगर यूएस बॉन्ड अगर मार्केट से अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है तो यूएस, ऐसे हुआ है सर, रिसेंटली वही हो रहा है। यूएस का जो बॉन्ड मार्केट है, मतलब जो डिवेंचर मार्केट है, गवर्नमेंट ट्रेजरी जो है होता है यूएस का, तो यूएस में चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो वो लोग बॉन्ड में अच्छा रिटर्न जनरेट दे रहा है, मतलब मे बी 8%, मे बी 9%, मे बी 10%। तो यूएस अगर अच्छा सेफ जोन में, बॉन्ड थोड़ा काफी सेफ होता है ना, काफी सिक्योर होता है। तो अगर बॉन्ड मार्केट से, यूएस बॉन्ड मार्केट से अगर अच्छा रिटर्न मिलेगा तो फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई क्यों पैसा रखेगा? आप लोग बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे सर? अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में, यूएस बॉन्ड मार्केट में अगर सेफ जोन में अगर अच्छा पैसा मिलेगा फॉरेन मार्केट, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो फिर वो इंडियन मार्केट से थोड़ा बहुत पैसा उठा लेगा, और वही हुआ है। तो ये सब रीजन काम करता है सर। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मार्केट, ये जो रिसेंट क्रैश हुआ है उसके पीछे का 7-8 रीजंस आप लोग स्टेटस गो थ्रू कर सकते हो, और थोड़ा गो थ्रू मतलब रीड करके रख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा सर पढ़ के, ठीक है, कि मार्केट क्यों डाउन गया है। ठीक है, अब आगे से ये सब रेगुलर बेसिस पे मैं देता रहूंगा। आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस हो जहां से मर्जी आप, या फिर मेरे से डायरेक्टली ले लेना, मैं आपको शेयर कर लूँगा, ठीक है सर। वो सब तो ठीक है, आपने मार्केट अपडेट दे दिया, हम लोगों ने भी सुन लिया। यस सर, चलो मैं भी समझ गया, आप लोग भी सुन लिए। अब ये सब मार्केट धीरे धीरे आपको और रीजन पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना, आगे क्या हो सकता है। ये सब रीजन जानना जरूरी है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट हम लोगों का जो सीखने का इच्छा है सर, हम लोग जो इक्विटी डेरिवेटिव क्लास करते हैं या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, हम लोग हार्डकोर लेवल से सीख रहे हैं सर, ठीक है। मार्केट को अंडरस्टैंड करने का एकदम बेस लेवल से हम लोग अपने अपना मार्केट नॉलेज को डेवलप करने के पीछे दिमाग लगा रहे हैं, तो वही करेंगे और क्या। सीखना है ना तो जड़ से सीखे, आधा अधूरा नॉलेज देके जिंदगी बर्बाद ना करें। सीरियसली सर, जो कुछ भी सीखे एकदम जड़ से, जड़ मजबूत हो तो ट्री कभी नहीं गिरेगा, लेकिन जड़ अगर हल्का हो जाए तो पेड़ कभी भी गिर सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए सर बात को, कि जड़ मजबूत करना। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया था, फ्यूचर ट्रेड कैसे लिया जाता है, कोटेशन, फ्यूचर ट्रेड का जो एनएसी का जो डेरिवेटिव कोर्ट है वो कैसे देखा जाता है, उसके ऊपर भी बात कर रहा था। कुछ पैरामीटर में मैंने कल बात किया है ना सर, जैसे ट्रेडेड वैल्यू में, फ्री फ्लोट मार्केट, ये सब में बात करना बाकी है, फेस वैल्यू, ठीक है, ये सब पे भी बात करना बाकी है। लेकिन इतना आपको पता चल ही गया कि कहाँ से ये डेरिवेटिव कोड निकला जाता है, और वो डेरिवेटिव कोड से आप मार्केट के बारे में क्या सोच सकते हैं। अब रही बात फ्यूचर ट्रेड में प्रॉफिट जनरेशन का, ठीक है, याद करो जरा कल का क्लास, क्योंकि ये कल का कंटिन्यूएशन है, तो आपको थोड़ा तो कल का एक बात याद करना ही पड़ेगा। मैंने संपत मुनिया से, तो हम लोगों ने सर टीसीएस के ऊपर तुमने सवाल किया था, संपत ने मेरे को सवाल किया था, संपत का क्वेश्चन हाँ था सर। कि सर हम लोग टीसीएस बाई कर लेंगे, एसबीआई फ्यूचर बाई कर लेंगे, है ना। स्पॉट मार्केट अलग है, फ्यूचर मार्केट
अलग है। ओके, स्पॉट मार्केट मतलब ये जो देख रहे हो आप, इसका फ्यूचर चेक करेंगे तो यहाँ पर फ्यूचर लिखेंगे तो फ्यूचर आ जाएगा। ठीक है, स्पॉट अलग फ्यूचर अलग। लेकिन एक बात याद रखें, फ्यूचर ऑलवेज स्पॉट को मिमिक करता है। फ्यूचर ऑलवेज स्पॉट को मिमिक करता है। मिमिक्री मतलब कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करना। जैसे फ्यूचर स्पॉट मार्केट बिहेव करेगा, मतलब करंट प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ द मार्केट जैसा बिहेव करेगा, फ्यूचर मार्केट भी वैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन आप फ्यूचर मार्केट वगैरह में थोड़ा सा कम मार्जिन लगा के भी हाई वैल्यूएशंस में ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क ऑब्वियसली इज देयर, क्योंकि जो प्रीमियम दोगे, जो मार्जिन जमा करोगे, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली रिस्क है। ऑप्शंस मार्केट में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन कॉन्सेप्ट है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा जब ऑप्शंस में आएंगे। फिलहाल फ्यूचर को थोड़ा सा ग्रिप करो, ठीक है, फिर ऑप्शंस में प्रीमियम का खेला चलता है, वो सब भी बात करेंगे सर। फिलहाल ऑप्शंस मार्केट को मैं नहीं खींचता, ठीक है, अभी थोड़ा उसको साइड में रखता हूँ, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक आ जाएंगे तो बात करेंगे। अब रही बात कि सर ट्रेड का, तो जैसे हम लोग यहाँ पर अगर एनएससी के साइड से जाके कोटेशन को निकाले, यहाँ पर मैं इक्विटी डेरिवेटिव सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको देखो क्या क्या आइटम दिख रहा है, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है सर। ये तीन मार्केट, चार मार्केट है। इक्विटी मतलब स्पॉट मार्केट, ठीक है, मतलब जो करंट प्रेजेंट मार्केट है उसके ऊपर जो डिस्कशन है वो इक्विटी शो करता है। इक्विटी डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस। हेलो, बात समझ में आ रहा है ना। करेंसी डेरिवेटिव मतलब ये जो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में जो डॉलर, रुपीस, येन, युआन, यूके पाउंड, इसके बीच में जो मतलब जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो। एंड कमोडिटी डेरिवेटिव मतलब वही गोल्ड, बुलियन, मसाला, अलग अलग जो भी कमोडिटीज हमारे देश में ट्रेड होता है, जिसका काफी वैल्यूएशंस भी है और जिसका मार्केट स्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है ना कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का सिर्फ इक्विटी सेगमेंट ही नहीं, हाँ इक्विटी बहुत पॉपुलर है, बट इक्विटी के साथ साथ करेंसी एंड कमोडिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखने के बाद डेरिवेटिव चीज क्या है या ट्रेडिंग क्या होता है वो समझ जाएंगे धीरे धीरे। जिसको भी करेंसी मार्केट, मतलब जो कंपनीज में आप लोग आगे आगे काम करोगे, वो सारा का सारा कंपनीज करेंसी में भी काम करते हैं, कमोडिटी में भी काम करते हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा आप लोगों को कि आप लोग धीरे धीरे अपना इक्विटी का नॉलेज के साथ साथ करेंसी एंड कमोडिटी का नॉलेज को भी डेवलप करें। और अगर एक बार आप डेवलप कर लेते हो और एग्जाम भी क्रैक कर लेते हो, या NICET का एग्जाम भी होता है, तो NSE का भी एग्जाम होता है, तो आप लोग अपना करियर को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, मतलब और डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है सर, समय के बाद समय में हो जाएगा, लेकिन आपको अभी से पता होना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा दिखाया। इक्विटी डेरिवेटिव पे क्लिक किया और हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे जैसे टीसीएस में बात हो रहा था, तो मैं टीसीएस ही चूज कर लिया मैंने, और टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने रेडी है। और यहाँ पर हम लोग इंस्ट्रूमेंट टाइम में स्टॉक फ्यूचर चूज कर लिए, सिंबल टीसीएस है, आज एक्सपायरी है सर। अच्छा, हर एक चीज मैंने बताना भूल गया कि जैसे मार्केट कल नीचे गिरा है, तो ज्यादातर केस में आप देखना वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी, जैसे ये जो आज का जो डेट है ये मंथली एक्सपायरी भी है ठीक है, तो जब जब मंथली एक्सपायरी आता है तब तब भी मार्केट में ना थोड़ा सा डाउनफॉल नजर आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंथली एक्सपायरी में जब कॉन्ट्रैक्ट सेटल होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट सेटल होता है जो पहले लिया गया था, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो सेटल होता है, उस टाइम पे भी एक्सपायरी डेट पे भी मार्केट गिरता है। ये जो मार्केट गिरा है ना, ये जो कल का निफ्टी डाउन में गया है, बेयरिश मोड पे गया है, इसका अनदर रीजन आल्सो मार्केट सेटलमेंट। मार्केट सेटलमेंट बेसिकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी था। वीकली एक्सपायरी भी आता है बीच बीच में, ऑप्शंस मार्केट में देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा, लेकिन जो मंथली एक्सपायरी है थर्सडे का, वो बहुत वाइटल होता है। तो ये भी एक रीजन था कि मार्केट एक्सपायरी में करंट सेटलमेंट के कारण भी बहुत ज्यादा मार्केट में आपको बियरिशनेस नजर आएगा, हर मंथ नजर आ सकता है। आप चेक करिएगा, अगर ठीक ठाक से अगर आप पढ़ाई करते हो और इस ऑब्जर्वेशन पावर को लेके अगर आप मार्केट को रीड करते हो, तो आपको समझ आएगा कि मार्केट कब कब गिर रहा है। बहुत सारा रीजन है, बट उनमें से कुछ रीजन थोड़ा सा आपको रेगुलर भी देखने को मिलता है कि मार्केट कब बेयरिश है कब बुलिश है। यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, धीरे धीरे और पता लगेगा। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने है, ओके। अब आज का मार्केट 3431 बता रहा है, 24.25 में आज पॉजिटिव नजर आ रहा है सर। आज के मार्केट में टीसीएस 24.25 में पॉजिटिव नजर आ रहा है।
अच्छा अगर मैं 29 मार्च का डेटा लूं मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो क्या दिखाई दे रहा है सर? चेंज हो गया क्या? 3452 हो गया? आई थिंक चेंज नहीं हुआ क्या? एक सेकेंड, कभी कभी ना ये চেঞ্জ হয়েছে? आई थिंक चेंज हुआ है। जैसे देखिए अंडरलाइन वैल्यू मतलब स्पॉट मार्केट बता रहे 3439 और इसका मार्च फ्यूचर बता रहे 3452। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू अभी नजर आ रहा है। अब सर यही चीज तो मुझे आज आपको बताना है कि जब जब मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कोई करता है तो उसे फ्यूचर ट्रेड करने के बाद वो क्या सोचता है। जैसे हम लोग कल देखा मार्जिन वैलिडेशन, मतलब आपको मैं कल दिखाया कॉन्ट्रैक्ट में जाके, ट्रेडिंग में आप लोग भी जानते हो कि आपको मार्जिन जमा करना पड़ता है, फिर काउंटर पार्टी चार्ज करना पड़ता है। ऐसे स्टॉक मार्केट काउंटर पार्टी मतलब ऑपोजिट मार्केट में अगर आप बायर हो तो आपके लिए सेलर का जुगाड़ करेगा, अगर आप सेलर हो तो आपके लिए बायर का जुगाड़ करेगा। सर अगर जुगाड़ नहीं हुआ तो एग्रीमेंट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, फिर साइन ऑफ का एरिया है, ठीक है। वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद एग्रीमेंट कंप्लीट होगा, फिर मार्जिन ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे कल हमने देखा कि एक 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 लाख समथिंग आपको जमा करना पड़ा और वो आपका ब्लॉक करेगा जब तक ना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने टीसीएस का 2014 का जो डेटा था हमारे साथ, टू 2014 का जो डेटा था उसमें हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेटा से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, एक लॉट था जिसमें टीसीएस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 125 टीसीएस एक लॉट में लेना था। जैसे आज के डेट में 175 लेना पड़ रहा है ना। आज के डेट में लॉट साइज कितना है टीसीएस का? ये देख मार्केट लॉट इन टुडेज मार्केट 175। आज से 5-6 साल पहले 5 इयर्स बैक लॉट साइज था 125 का। डजेंट मैटर, ये मार्केट अपने हिसाब से स्टैंडर्डाइज करता है। आपको इसके बारे में इतना सोचने का भी जरूरत नहीं है कि पहले 125 क्यों था, 175 क्यों हुआ है। ये जस्ट मार्केट स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ पॉइंट में आते हैं सर। 3 पॉसिबल सिनेरियो पोस्ट द एग्रीमेंट। मानो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए, ओके, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया संपर्क, ओके। अब जैसे ही तुमने टीसीएस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिया, अब तुम्हारे सामने 3 सिनेरियो आ सकता है। या तो मतलब मैं यहाँ पर यही सोच के चल रहा हूँ कि तुम बायर हो, तुम बायर बने, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तुमने बाय किया। कैसे करना है बाय वो भी दिखा देते हैं। तो बहुत सिंपल है, जस्ट आपको मैं यहाँ पर लिखता हूँ टीसीएस, कौन सा फ्यूचर बाय करना है, सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको मार्च फ्यूचर बाय करना है। तो आप बाई में क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको देखो 175 करके 3451 मार्जिन भी दिखा रहा है 88728, ठीक है। तो ये टीसीएस मार्च फ्यूचर अगर आप बाई करना चाहते तो आपके सामने मार्जिन अवेलेबल है। आप हिसाब कर लो एक्चुअल वैल्यू कितना है, मार्जिन कितना है, बस बाई बटन दबाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो ये जस्ट कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम, फिर एग्जीक्यूशन होगा, फिर आगे का कॉन्सेप्ट क्या है अब वही आपको मैं बताना चाहता हूँ। बाई करना सेल करने में कुछ नहीं है। अब बाई बटन दबाओगे बाई हो जाएगा, सेल बटन दबाओगे सेल हो जाएगा, उसमें क्या है सर, ठीक है। बाई दबाओगे बस अकाउंट में होना चाहिए पैसा, अकाउंट में होना चाहिए पैसा, बाई दबाओगे बाई, सेल दबाओगे सेल। अच्छा अब क्या पहले सेल हो सकता है? यस, पहले सेल भी हो सकता है। आगे बताएंगे सर। शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग शायद जानते हो, अगर ना भी जानते हो डजेंट मैटर, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हम लोग, मेरा काम ही है सर जिनको कुछ नहीं पता उनको बताना, जिनको अगर कुछ पता है वो उसको क्या बताएं सर, ठीक है। सो व्हाट इज द पॉइंट। अब 3 पॉसिबल सिनेरियोज आपके सामने हैं। अब मान के चलते हैं कि आपने टीसीएस फ्यूचर बाय किया, ठीक है। तो ये पुराना डेटा से आपको मैं बता रहा हूँ 24 दिसंबर 2014 में आपने एग्रीमेंट किया, मतलब बेसिकली बाइंग एग्रीमेंट। वी नो व्हाट दिस सिनेरियोज आर। द प्राइस ऑफ टीसीएस कैन गो अप। अब क्या हो सकता है, टीसीएस का प्राइस अप हो सकता है। जो भी दाम में मैंने आज बाय किया ये और आगे बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे करंट फ्यूचर में क्या बता रहा है कि दाम बढ़ेगा, ऐसा 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 सोच है कि करंट फ्यूचर में भी ऐसा लग रहा है कि दाम बढ़ेगा।
तो 3452 में अगर आज आप बाई करते हो, इसको और ग्रो करना चाहिए, इसको और ग्रो करना चाहिए फ्यूचर मार्केट में। अच्छा, फ्यूचर मार्केट कैसे ग्रो करेगा? अगर अंडरलाइन बढ़ेगा ना, अगर स्पॉट मार्केट या अंडरलाइन में पॉजिटिविटी नजर आए तो ऑटोमेटिकली ये फ्यूचर भी ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अब आपको स्पॉट मार्केट में बाई नहीं करना है सर, स्पॉट में बाई नहीं करना है, फ्यूचर में बाई करना है। अब जैसे आप फ्यूचर में बाई करते हो, एक्सपायरी का 1 मंथ हो सकता है, 2 वीक्स हो सकता है, 3 वीक्स हो सकता है। TCS could go up, TCS can come down, और TCS could stay the same। मतलब आपने जिस दाम में बाई किया, मार्केट उसी दाम पे रह गया, या मार्केट उस दाम से और आगे निकल गया, या फिर मार्केट नीचे चला गया, कुछ भी हो सकता है, तीन ही तो हो सकता है। लेट अस जस्ट आर्बिट्रेरली, मतलब आर्बिट्रेरली मतलब एक रैंडम वे में टेक अप अ फ्यू पॉसिबल प्राइस सिचुएशंस। एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकता है। अब ये मैं हिस्टोरिकल डेटा से चेक कर रहा हूं, आप आज के हिसाब से भी चेक कर लीजिएगा घर पे होमवर्क। TCS स्टॉक प्राइस गोज अप बाय 24 दिसंबर। अब आपने 14 दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट किया, 24 दिसंबर में आपको लग रहा है कि मार्केट गो अप होगा। This is the case where my directional view on TCS shares has come true, therefore I stand to be benefit। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि हमने जो जैसा सोचा था, ठीक है, हमने जैसा सोचा था मार्केट एग्जैक्टली पॉजिटिव में ही कंप्लीट हुआ। जैसे आज आप अगर TCS फ्यूचर को बाई करते हो और 29 मार्च या उसके थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, 29 मार्च को एग्जैक्टली TCS पॉजिटिव में क्लोज हुआ, तो अगर पॉजिटिव में क्लोज हुआ मतलब 3452 आज चल रहा है फ्यूचर में, अब ये 3452 से मानो 3490 में कंप्लीट हुआ, 3490 में, तो जितना पर शेयर का गैप आपको दिख रहा है उतने का प्रॉफिट आप कर लोगे। तो एज्यूम 24 दिसंबर द स्टॉक प्राइस ऑफ TCS, ये ओल्ड डेटा है सर, तो पुराने जमाने में क्या हुआ था उससे आज का जमाना समझ में आ जाएगा। तो पहले दाम था मानो 2374.9 जब आपने बाई किया था, ये ओल्ड डेटा है सर, और 2374 से 2450 में मार्केट गो अप हुआ, 2374 से 2450 में मार्केट गो अप। तो भाई भार्चू ऑफ द इंक्रीज इन स्पॉट प्राइस, अब ये जो कुछ भी हुआ है ये किस कारण हुआ है? व्हाट इज द भार्चू? भार्चू मतलब होता है धर्म, मतलब स्पॉट प्राइस में पॉजिटिविटी धर्म दिखा। धर्म क्या होता है? जिसके बेसिस में हम चलते हैं, स्टॉक को भी किसी के बेसिस में चलना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड भार्चू। अब बेस क्या है? स्पॉट प्राइस अगर मार्केट में, मतलब जैसे TCS का करंट स्पॉट क्या है, TCS का करंट स्पॉट है 3439, अगर ये 3439 से फॉर एग्जांपल 3450 की तरफ बढ़ रहा है, तो फ्यूचर भी 3452 से 3480 की तरफ बढ़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, वॉट एवर हैपन इन द प्रेजेंट मार्केट दैट विल ऑटोमेटिकली मिमिक द फ्यूचर मार्केट। बार बार बोल रहा हूँ, जो कुछ भी प्रेजेंट मार्केट में होगा उसी को ऑटोमेटिकली मिमिक करेगा फ्यूचर मार्केट, थोड़ा सा आगे रहेंगे। अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। अगर प्रेजेंट मार्केट में बेयरिशनेस नजर आता है तो फ्यूचर मार्केट में भी बेयरिशनेस नजर आएगा। अगर प्रेजेंट मार्केट में बुलिशनेस नजर आता है तो फ्यूचर मार्केट में भी बुलिशनेस नजर आएगा, ये चीज का ध्यान रखें। सो 2374.9 अगर 2450 पर शेयर में जाता है, by virtue of the increase in spot price, the future price will also increase। क्योंकि स्पॉट इंक्रीज किया तो फ्यूचर भी इंक्रीज किया, ये फ्यूचर डेटा है, दिस इज आवर फ्यूचर डेटा। दिस मीन्स एज पर द एग्रीमेंट आई एम एंटाइटल्ड टू बाय TCS शेयर्स एट 2374.9। तो एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ है, घटना को समझो कि एक्चुअली फ्यूचर एग्रीमेंट में शेयर के केस में क्या हुआ है। एज पर द एग्रीमेंट मेरा बाइंग वैल्यू है 2374.9 TCS का शेयर, which is a much lower price compared to what is available in the market। मतलब फ्यूचर में मार्केट में दाम कितना है 2450, पर मैंने कितने में बाई करके रखा? हेलो, 2374.9। थैंक यू सर। गोल्ड डीलर का यही कॉन्सेप्ट तो सीखे थे हम लोग, गोल्ड डीलर के भी सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने देखा था कि गोल्ड डीलर प्रेजेंट डे में डील कर रहा है, फ्यूचर में गोल्ड का दाम अगर बढ़ जाएगा तो आज डील को नक्की कर लेते हैं।
यार वही चीज हम लोग गोल्ड डीलर XYZ और ABC का एग्जांपल में देखे थे, वही हो रहा है। 2374 में आपने बाई करके रखा, बट प्रेजेंट मार्केट आपको बता रहा है, प्रेजेंट फ्यूचर मार्केट, प्रेजेंट लेवल में जो फ्यूचर प्राइस है वो 2450 है। सो योर बाइंग प्राइस इज 2374, बट आज की डेट में अगर किसी को लेना है तो 2450 का खर्चा करना पड़ेगा, और इसमें आपका प्रॉफिट बन रहा है सर पर शेयर में 75.1, दैट इज 2450 माइनस 2374, बिकॉज आपने पहले ही जब 2374 चल रहा था उसी टाइम पे आपने बाइंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे, और जब फ्यूचर डेट आया मे बी 1 मंथ लेटर, मे बी 2 वीक्स लेटर, वट एवर बी दी फ्यूचर एक्सपायरी, उसके ऊपर बात बनेगा। अच्छा लॉट कितने का था? 125, एक लॉट में कितना था? 125, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 125 कितना हो जाएगा सर? 75 करके 75 टका 10 पैसा इंटू 125, हिसाब करो कितना होता है? कत चले? नाइन 9387। बोलो सर, समझ में आया प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ? मतलब मेरा जो भी मार्केट में जो भी डिफरेंसेस क्रिएट हुआ है, मैंने जिस दाम पे बाई करके रखा था मतलब प्रेजेंट में, फ्यूचर में हुआ 2450, तो मेरा जो गैप बना है वो 75 का प्रॉफिट बना है पर शेयर में। एक लॉट में 125, तो 125 इंटू 75.1, तो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा 9387, 9387। बोल। যদি স্যার কিনলো তো স্যার 2370 না কততে কিনলো, 74 যখন ও কিনেছিল তখন তো ফিউচারে দেখাচ্ছিল 2374.9, আর কিন্তু এখন বর্তমানে তো 2450 তে বিক্রি করলো, यस তাহলে सर, লস হয়ে গেল। 2450 में बेचा नहीं है, 2374 में उसने बाई किया था। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सर, तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत कर संपर्क। जैसे मान कि अगर आज तुझे TCS का फ्यूचर को बाई करना है, ठीक है, आज का डेट में बता रहा हूँ, ये अगर मैं यहाँ पर सिर्फ TCS में क्लिक करूँ तो प्रेजेंट मार्केट होगा, तो मैं प्रेजेंट मार्केट में बात नहीं कर रहा सर, मैं TCS फ्यूचर मार्च या अप्रैल का फ्यूचर ले रहा हूँ, ठीक है, मान कि मैं मार्च का ही ले रहा हूँ, ठीक है, तो TCS अगर मार्च फ्यूचर, एक सेकेंड, TCS मार्च फ्यूचर को अगर मैं बाई करता हूं, ध्यान से देखना, से फॉर एग्जांपल आज कितना चल रहा है बोल? 3454, हाँ ठीक है, कितना लॉट है एक लॉट में? 175। तो ये इसका टोटल वैल्यूएशन आप कैलकुलेट कर लो, वो मैं अभी नहीं दिखा रहा, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ आप हिसाब लगाओ क्या हो रहा है। अगर प्रेजेंट मार्केट में, अच्छा इसका एक्सपायरी मोटा मोटी कब होने वाला है? आज क्या डेट है? आज 23 फरवरी है, आज 23 फरवरी है, एक्सपायर कब होगा? मार्च में होगा, आई थिंक नेक्स्ट एक्सपायरी डेट है 29 मार्च, ठीक है। अब 23 फरवरी में बैठ के आप सोच रहे हो कि 29 मार्च को मार्केट कितने में एक्सपायर करेगा? हेलो, अच्छा सर, यही सोच रहे हैं ना तो 23 फरवरी से आज का डेट चल रहा है 3454। सो इफ यू आर बुलिश अबाउट द मार्केट, अगर तुम्हें लगता है कि TCS का फ्यूचर बुलिश है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू अंडरस्टैंड, इफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तेरा पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश है TCS के बारे में कि TCS 3454 या 3453 से फॉर एग्जांपल 3470 में एक महीने बाद कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो 29 मार्च को 23 फेब को कितना है? 3450, ठीक है, तो 3450 से 3470 ये विद इन मोटा मोटी 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर ये तुमको लगता है कि TCS ग्रो करेगा, बुलिश करेगा।
और ये पॉइंट ऑफ व्यू कैसे जनरेट करना है ये मैं कल बताया था। अच्छा, ऑपोजिट भी हो सकता है, मतलब आपको ऐसा भी लग सकता है कि मार्केट गिरेगा, बट मेरा क्या कहना है, मैं करेंटली बाई कर रहा हूँ, तो मेरा एक तो पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करना है ना, तो आई एम बुलिश अबाउट द मार्केट, तभी मैं बाई करूंगा। और इफ आई एम नेगेटिव और इफ आई एम बेरिश अबाउट द मार्केट, तब मैं सेल करूंगा। तो सेल करने में क्या होता है वो मैं आगे आगे चर्चा करूंगा सर, जब शॉर्ट सेल बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल मैं आपको बाइंग से बता रहा हूँ। सो 3450 से 3470 तक अगर मार्केट चला जाता है, आपने ऑलरेडी बाई यहां पर कर चुके हो 3450 में, अब आपको सेल नहीं करना है, आपको सेटल करना है, आपको सेटल करना है। अब सेटल कैसे होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि सेलर आपके आपको अपोजिट साइड में सेलर मिल जाता है। अब सेलर कैसे मिलेगा, जब आप बाई करोगे तो कोई तो सेल करेगा आपको। अब जब एक्सपायरी डेट आएगा उस टाइम पे क्या हिसाब है उसके ऊपर सेटलमेंट होगा। तो अगर मार्केट सच में 3470 हो जाता है तो आप मुझे बताओ पर शेयर में आपने कितना प्रॉफिट कर दिया, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही निकला सर, कि सच में मार्केट सामने जाके बढ़ गया है, तो 3470 हो गया मार्केट, लेकिन आपने पहले से ही बाई करके रखा था, तो कितना प्रॉफिट कर लिया आपने, 20। हाँ सर 20 को। अब कितना लॉट में है सर, 175 इंटू 20, हिसाब करो ना। 3500 মতো হবে। 3000। हाँ, 3500, 500। 3500 3500, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हुआ तुम्हारा, अब ये सेटलमेंट हो जाएगा, ये सेलर के अकाउंट से, मतलब जिसने भी तुम बायर बने थे, सेलर के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा ये, मतलब जो सेलर है उसके अकाउंट में डेबिट होगा और तुम्हारे अकाउंट में 3500 क्रेडिट होगा। इसके लिए तुमने कितना मार्जिन जमा किया था, 1,10,000, तो तुम्हारा मार्जिन भी तब रिलीज हो जाएगा, तुम्हारा मार्जिन भी तुमको रिलीज कर देगा, मतलब ये तुम्हारा मार्जिन अमाउंट जो ब्लॉक हुआ था वो रिलीज हो जाएगा और तुम्हारे अकाउंट में 3500 का प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल। ये एज पर दी एग्जाम्पल। अब ऐसे डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट होता है, ऐसे डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, मार्केट बस इस तरह से काम करेगा सर। अब बात को समझो, अब सिमिलरली अगर मार्केट सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं चला तो, सर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं हुआ तो, अच्छा दूसरा, अगर प्राइस गोज डाउन हो गया तो सर लॉस खाओगे और क्या, मतलब 323, जैसे हमारे ये पर्टिकुलर एग्जांपल में 2374 में चल रहा था, ये पुराना एग्जांपल है, ठीक है। 2374.9 में चल रहा था और मार्केट 2300 में जाके नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट हुआ, मार्केट 2300 में एक्सपायरी में कंप्लीट हुआ, तो मार्केट डाउन हुआ कि अप हुआ, 2374 से 2300, मार्केट डाउन हो गया। आज भी हो सकता है, करंट मार्केट सिनेरियो में भी हो सकता है, सपोज यू बाय टुडे 3454 और मार्केट डाउन हो गया, फ्यूचर मार्केट में भी। अच्छा, फ्यूचर क्यों डाउन होगा, क्योंकि प्रेजेंट डाउन हुआ होगा, बात समझे, फ्यूचर क्यों डाउन होगा, क्योंकि प्रेजेंट डाउन हुआ होगा, प्रेजेंट डाउन होता है तो फ्यूचर भी डाउन होगा, प्रेजेंट अप होगा तो फ्यूचर भी अप होगा, तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द प्रेजेंट मार्केट। अच्छा, एनालिसिस क्या फ्यूचर से करोगे, नहीं, एनालिसिस आपको प्रेजेंट मार्केट से ही करना है, लेकिन ट्रेड आप फ्यूचर मार्केट में लोगे। अब क्यों क्यों लोगे, क्या फायदा है आपको, बहुत फायदा है। फॉर एग्जांपल हम टीसीएस में, सिर्फ टीसीएस में आ रहे हैं सर, कोई फ्यूचर नहीं ले रहे, देखो सर ना, मैं सिर्फ टीसीएस को बाय करूंगा, तो मैं एनएसई में ले लेता हूँ। सर देखो कितना बता रहे हैं, अगर टीसीएस आपको आज के डेट में बाई करना है, देखो जो लोग इन्वेस्टर हैं वो इसी में काम करेगा, जो लॉन्ग टर्म में सोच रहा है, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहता है, फंडामेंटल एनालिसिस करके भाई टीसीएस का शेयर खरीद के रख लेते हैं, 3 साल 4 साल 2 साल 6 महीना 1 साल कुछ भी हो सकता है उनके लिए। तो देखो आप मिनिमम एक क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो, एक की जगह 1000 क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो, लेकिन आप देखो एक मिनिमम कितना खर्चा करना पड़ेगा,
एक शेयर का जो दाम है वही खर्चा करना पड़ेगा। ये बड़ा कमा हो रहा है वो छोड़ो, 3440 3440 ऐसा ही, जो एक शेयर के लिए दाम है वही देना है। 1000 शेयर खरीदोगे तो 1000 शेयर का दाम दे देना, 1000 इंटू 3440। इस मार्केट में रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम है, मतलब शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इज वेरी लो। इस मार्केट में, स्पॉट मार्केट में अगर प्रॉफिट करना हो तो आपको टिक के रहना होगा, 6 महीना, 1 साल, जो ट्रेडिंग नहीं है 2 साल, जिसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके रखें। अगर आज का शेयर 3440 में जा रहा है और आपको लगता है 6 महीने बाद ये 3500 में पहुंचेगा, तो आप अगर आज 1000 शेयर खरीदते हो तो 1000 इंटू 60%, 3440 तो 300 500 कितना होता है, 60%। तो अगर 1000 शेयर खरीदते हो तो कितना, 60,000। बोलो। अच्छा बोला 60,000 हाँ 60,000। लेकिन सर उसके लिए आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ा 1000 शेयर के लिए, 1000 इंटू 3442 कितना हो जाता है, 34,42,000। 34,40,000। इतना इन्वेस्ट सर करोगे। एरপরে तो हाँ बोल। एरপরে सर ब्रोकर ही हाँ इसके ब्रोकर चार्जेस ठीक है, वो उतना भी नहीं है, चलेगा। 60,000 प्रॉफिट में अगर तुम, मतलब 1% भी नहीं होता है, 0.001% होता है या समथिंग लाइक दैट, वो डिपेंड करता है। चलो ब्रोकर ही मान के चलते हैं, और 1000 टका काट लो, 58,000 तो तुम्हारा रहेगा। लेकिन ह्यूज इन्वेस्टमेंट है ना, 34 लाख 35 लाख, ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर गेटिंग a 60,000 प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म में मैं तो बस 3 महीना 4 महीने का ही गैप में सोचा, लेकिन फिर भी आपको 3-4 महीने में 60,000 का प्रॉफिट करने के लिए बहुत बड़ा रकम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप स्पॉट मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हो। अब इसी प्रॉब्लम को अगर आप अपनी जगह से स्ट्रांग हो, अगर आपका माइंड सेटअप स्ट्रांग है, तो आप फ्यूचर में खेलो। अच्छा ऑप्शंस को अभी भूलो 2 मिनट। हाँ तो बोले सर नहीं हम ऑप्शंस में खेलेंगे, ठीक है ऑप्शंस में खेलना है सर, ऑप्शंस में खेलना है, बट पहले फ्यूचर समझो, क्योंकि फ्यूचर इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड फ्यूचर, देन हाउ कैन यू अंडरस्टैंड ऑप्शंस? यू कांट। जो फ्यूचर नहीं समझा वो ऑप्शंस नहीं समझ सकता अंदर से। तो टीसीएस का मार्च फ्यूचर अगर आपको बाय करना है, से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्लिक किया, अब देखो आपको कितना मार्जिन बता रहा है, 1,10,000। अब मिनिमम क्वांटिटी 175, अगर इसको आप 1000 करो, 175 इंटू जितना लॉट आपका बढ़ेगा, 2 लॉट 3 लॉट, ये 1 लॉट का है। अब पर लॉट में 175। सर अब এখানে अगर हाँ बोल। স্যার এখানে শুধু মার্জিনটাই জমা করতে হবে স্যার, মানে টোটাল যে ধরুন 175 কোয়ান্টিটির সাথে যে অ্যামাউন্টটা মানে সেই वो नहीं অ্যামাউন্টটা কি जब দিতে হবে? नहीं सर, वो नहीं देना पड़ता, মানে वो नहीं এখানে শুধু देना पड़ता। মার্জিনের উপরে খেলা হয়। यस सर, वही बता रहा हूँ मैं आपको कि लोग क्यों তাহলে स्पॉट স্যার অনেক কম मार्केट। ইনভেস্টমেন্ট। यस सर, दैट इज द रीजन, इसीलिए तो लोगों को पसंद है, इसीलिए तो लोगों को पसंद है ये चीज। लोग क्यों फ्यूचर मार्केट, ऑप्शंस मार्केट के लिए पागल है, यही तो मार्केट को चलाता है। इसी का तो ब्रोकिंग फर्म का बिजनेस है। ब्रोकिंग फर्म, जो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट फर्म जो होते हैं, जो जो क्लाइंट के साथ चलते हैं, दोनों तरह का बिजनेस है। इन्वेस्टर का भी जरूरत है, उनका भी बहुत पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह होता है, बट ट्रेडिंग इज अ वेरी बिग बिजनेस, और इसका फ्यूचर बहुत लंबा है। यही तो है सर, जिनके पास भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है वो मार्केट में लगा के पैसा को बढ़ाना चाहता है। अब दिक्कत ये है कि थोड़ा बहुत खुद का नॉलेज ना हो ना, प्रॉब्लम वही है कि अपना भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे, तीसरे के भरोसे दिक्कत होता है। आप लोग अच्छा ट्रेडर, मतलब क्लाइंट क्लाइंट टैकल कर पाओगे, अच्छा एडवाइजर बनोगे, तो क्लाइंट आपके साथ टिका रहेगा। क्लाइंट को अगर आप मारोगे नहीं, ठीक है, तो क्लाइंट खुश रहेगा, आपको जिंदगी भर आपके साथ रहेगा।
और आपका इमेंस डेवलपमेंट हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। यस, हर मार्केट में समय देना पड़ता है, हर चीज में टाइम लगता है, बट सर अगर आप पेशेंस के साथ टिके रहोगे तो आप अपना अपॉर्चुनिटी खुद ही देख सकते हो। आप लोग कमीशन में खेलोगे एज ए एडवाइजर, और अगर खुद के लिए भी जब आप करना चाहोगे तब भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी में आपको काम करना है जिसके लिए आप टेक्निकल सीख रहे हो। आगे आगे फंडामेंटल सीख लेना, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट में लोग करेंसी कमोडिटी। हाँ बोल। যেখানে একটা লটে বলছে 175 কোয়ান্টিটি, তাহলে এখানে যদি हाँ কেউ 2-3টে লট একসাথে নিতে চায় তাহলে তো নিতে পারে। हाँ ऑब्वियसली लॉट बढ़ा सकते हो, लॉट बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, ये सब बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन आपको बस मैं इतना समझाने का कोशिश कर रहा था कि क्यों स्पॉट मार्केट को छोड़ के किसी कोई फ्यूचर मार्केट में आएगा। यही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर आप मार्जिन से खेलोगे, आपको पूरा खर्चा नहीं करना है। अच्छा अब बात ये है सर, अच्छा मार्जिन यहाँ पर लॉस क्या हो सकता है, मार्जिन लॉस हो सकता है, ठीक है। मार्जिन लॉस हो सकता है या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में लॉस है वो हो सकता है। मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे टीसीएस प्राइस अगर गोज डाउन हो गया, टीसीएस प्राइस अगर गोज डाउन हो गया, अच्छा पहले वाला सिचुएशंस में बायर का प्रॉफिट हुआ था, जिसने बाय किया था उसका प्रॉफिट था समथिंग 9,000 कुछ आया था, और जो सेलर था उसका 9,000 का लॉस हो गया था, वही लॉस है और कुछ लॉस नहीं है, ठीक है। তো সেলার কি এখানে বুকিং ফার্মটাকে ধরা হয়? सेलर मतलब ब्रोकिंग फर्म नहीं, सेलर मतलब जैसे आप एक बायर हो तो ब्रोकिंग फर्म आपके लिए एक सेलर ढूंढ के देगा। मतलब इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप टीसीएस में बायर बनना चाहते, अगर आप टीसीएस में आपको लग रहा है कि टीसीएस का स्टॉक फ्यूचर में ग्रो करेगा, हेलो, आपको लग रहा है टीसीएस का शेयर मार्केट में ग्रो करेगा, लेकिन किसी को उल्टा भी तो लग सकता है। হ্যাঁ স্যার। वही उल्टा व्यक्ति को ढूंढ के देगा। দাদা বল। বলছি কি, ধরো ফিউচার মার্কেট আমি যেটা টার্গেট করেছি, হুম আহ, আমি আজকে করেছি, 1 মাস পরে একটা টার্গেট রেখেছি যে আমার প্রফিট পার শেয়ারে 100 টাকা করে থাকবে। হুম কিন্তু আমি দেখছি তার মাঝখানে আমার মান্থের মাঝখানে এসেই প্রফিট 100 থেকে বেশি 150 হয়ে গেছে, তখন আমি মার্কেट ছেড়ে চলে যেতে पारी? यस, अगर तेरे को काउंटर पार्टी मिल गया, ठीक है, मतलब तू मार्केट छोड़ के जाना चाहता है तो तेरे को ऑपोजिट काउंटर पार्टी मिलना चाहिए ना, तो वो अगर तेरे को मिल गया तो तू बाहर छोड़ के जा सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट लिक्विडिटी पे, तुम जा सकते हो। मार्केट अगर लिक्विड है, मार्केट में अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस का पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग आपको मिल जाता है तो आप सेल करके जा सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन देता है मार्केट आपको, ठीक है, ये ऑप्शन मार्केट आपको देता है, बट ये इतना इजीली नहीं होता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। बट हाँ, मार्केट में बड़े बड़े स्टॉक में ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है। टीसीएस स्टॉक प्राइस गोज डाउन बाय 24 दिसंबर। अब ऑपोजिट, अब लॉस होगा आपको, क्योंकि प्राइस अगर कम हो जाएगा तो आपको लॉस होगा, तो सिंपल बात है। तो इसमें आप 2374 से 2300 में स्टॉक आ गया, ठीक है, और 125 का लॉट है, तो पहले वाला केस में आपने 75 करके प्रॉफिट किया था, यहाँ पर आपका 75 करके लॉस होगा। तो अगेन पहले वाला केस में आपका 9375 का प्रॉफिट था, इस बार आपका 9375 का लॉस है। अच्छा आपका लॉस मतलब प्रॉफिट तो किसी ने किया होगा, हेलो, आप बायर थे, আচ্ছা অপোনেন্ট পার্টি। ओपोनेंट पार्टी का प्रॉफिट है सर, मतलब जो सेलर था, मतलब अल्टीमेटली इस केस में आप सही हुए कि सेलर सही हुए? সেলার। सेलर। तो कभी सेलर जीतेगा तो कभी आप जीतोगे, आप जीतोगे तो जिसका पॉइंट ऑफ व्यू सही निकलेगा एक्सपायरी डेट तक वही जीतेगा। सर अगर कोई नहीं जीता तो वो भी हो सकता है, मतलब सिंपल बात है, কিন্তু इसमें क्या স্যার, होगा। हाँ बोल। স্যার ধরুন আপনি আর আমি দুজনে মিলেই ফিউচারে দিচ্ছি, তো সেই ক্ষেত্রে স্যার
যখন আপনি নেবেন তখন সেটা বাই করবেন, সেলে যা ক্লিক করবেন না। যদি আপনার क्यों পয়েন্ট অফ ভিউ नहीं থেকে नहीं যেটা नहीं নিচে नहीं যাবে। ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं सेल में भी क्लिक कर सकता मैं सेल में भी क्लिक कर सकता हूँ। ये देख, ফিউচারে যদি বাড়ে মানে প্রাইস, তাহলে আমি বাই করে রাখবো এখন, আর যদি ফিউচারে মনে হয় যে কমবে তাহলে আমি সেল করবো। यस, मेरा पहला पढ़ा हुआ सेल होगा। इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। আচ্ছা, মানে স্যার আমার দাম বাড়লে মনে হলে আমি বাই মারবো, নাহলে সেল করবো। यस, ঠিক আছে। अगर मुझे लगता है कि दाम बढ़ेगा तो मैं बाय करूंगा, और अगर मुझे लगता है कि दाम घटेगा तो मैं सेल करूंगा। স্যার फर्स्ट এই लेवल। যে এমন যেটা মার্জিনাল এমন, যেটা ধরুন বাজার আছে না দুজনকারই যে মার্জিনাল এমন ধরো 1 লাখ টাকা করে, তো সেটা তো তাহলে বুকিং ফার্মের কাছে থাকবে নাকি? हाँ मतलब वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा, जो ब्रोकिंग फर्म के अंडर में मैनेज हो। ब्रोकिंग फर्म আচ্ছা, उसको ब्लॉक करके रखेगा, मार्जिन को। आगे से बताऊंगा এবার স্যার मार्जिन के যখন साथ। हाँ, बोल। এবার আপনি ধরুন মানে এবার ধরুন বায়ার জিতল, মানে বায়ার প্রফিট করলো, তো ধরুন 9,000 টাকা যে প্রফিটটা হলো, তো সেই ক্ষেত্রে সে 1 লাখ টাকাটা ফেরত করে সাথে আমার 9,000 টাকা পেলো। हाँ तो वो 9,000 का जो डेबिट है वो होगा, बाकी अमाउंट तुमको वापस कर देगा। আর এবারে যে লস খেল, মানে ধরুন যে সেলার সে তো লস হয়ে গেল, তাহলে তার অ্যাকাউন্টে हाँ এই 9,000 টাকা কেটে বাকিটা ঢুকবে हाँ মার্জিনাল অ্যামাউন্টে। हाँ हाँ ऑब्वियसली जो लॉस अमाउंट है वो कट डेबिट हो जाएगा, बाकी अमाउंट उसके पास चला जाएगा। তাই যদি অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা না থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে? अकाउंट में अगर प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगा तो वो डिफॉल्ट माना जाएगा, बाद में पेनल्टी चार्ज करता है। হুম। तो অনেক पहले টাকার बात तो, পেনাল্টি, हाँ बोल। বলছি অনেক টাকার পেনাল্টি চার্জ করে। यस सर यस, पेनल्टी चार्ज करेगा। सबसे बड़ा बात कि तुम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे ठीक ठाक से। वो ब्रोकिंग फर्म तुमको बोलेगा कि सर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, और अगर कर भी देते हो बाई चांस एग्जीक्यूट हो जाता है तो पेनल्टी भी लग जाता है। आगे बताएंगे, वो कैलकुलेशन से सब आपको এখন बताते हैं। হয় না, সে টাকা না থাকলে স্যার আমরা নেবেই না। আমি বাইরে ক্লিক করে ছেড়ে দিই। ठीक है, ये देख सर, तुम लोग पूछ रहे थे ना मुझे, ये देखो ऑर्डर बुक देखो, ऑर्डर बुक देखो सर, ये देखो। ये जस्ट एक, मैं इसको रिफ्रेश करने से इसका चेंज नजर आएगा, बट अभी चेंज नहीं दिखाना चाहते, उतना छोड़ो। देखो बाइंग क्वांटिटी भी 175, सेलिंग क्वांटिटी भी 175। and look at the buy price and look at the sell price। मतलब जो सेलर है वो थोड़ा कम दाम में सेल मतलब ज्यादा दाम में सेल करेगा, जो बायर है वो थोड़ा कम दाम में बाई करना चाहता है। देख देख, तुमको देखो थोड़ा थोड़ा एकदम हल्का हल्का पैसा में चेंजेस नजर आएगा। 0.85 पैसा, 0.90 पैसा। देखो सेलर सेलर थोड़ा सा हाई प्राइस में सेल करना चाहता है, और बायर देखो थोड़ा कम दाम में बाई करना चाहता है। अभी ऑर्डर बुक में ये ऑर्डर बुक जनरेट होता है, और करंट मार्केट में भी आपको ये चीज नजर आएगा। अगर आप कभी प्रेजेंट मार्केट में वॉल्यूम चेक करते हो, दिखाता हूँ। ये टेक्निकल एनालिसिस क्लास में मैं एक्चुअली बताता हूँ, फिर भी आप लोग पूछे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो बीड हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, क्वांटिटी हो रहा है। इसको मार्केट डेप्थ बोलते हैं। ये भी मार्केट में शेयर का जो दाम है उसको अप एंड डाउन करने में हेल्प करता है। देखो एक बंदा बीट कर रहा है, बीट मतलब बाइंग बीट, और ऑफर कर रहा है, ऑफर मतलब सेलिंग बीट। ठीक है, तो देखो बाइंग बीट में देखो कभी टोटल कुल मिला के 44,000 का बाइंग बीट हो रहा है, इधर 43,000 का सेलिंग बीट हो रहा है। तो देखो जो बाई करना चाहेगा वो थोड़ा कम दाम में लेना चाहता है, और जो सेल करना चाहता है देखो वो थोड़ा ज्यादा दाम में सेल करना चाहता है। अब इनके बीच में ये मार्केट में बिडिंग चलता है, अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब बेसिकली ये लोग कौन है? ये लोग बायर और सेलर है, जो ऑर्डर जनरेट कर रहा है, जो ऑर्डर जनरेट कर रहा है, और उसी का इफेक्ट मार्केट यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब जो लोग कम दाम में लेना चाहता है तो वो जैसे ही अपना ऑर्डर को प्लेस करता है तो यहाँ पर ये मार्केट डेप्थ में दिखाते हैं। ऐसे टोटल 20 मार्केट डेप्थ नजर आता है। इसका चर्चा मैं आप लोग के साथ इसमें करूंगा। ये स्पॉट मार्केट में चेंजेस नजर आता है इसमें, कि क्या मार्केट डेप्थ में है, मतलब इसी के ऊपर बेसिस में देखो। ये जो मार्केट में आप जब भी देखो, जैसे ब्रिटानिया का शेयर में जो भी चेंजेस नजर आएगा ना आपको, इसी के ऊपर नजर आता है। ठीक है, कभी इसके बारे में मैं आपको टेक्निकल में बात करूंगा। अच्छा भाई,
যেটা স্যার মানে যখন স্যার কেউ কেনে তখন স্যার প্রাইসটাকে কমিয়ে রেখে একটা অপশন মিলে যাবে हाँ वो ऑर्डर जनरेट करता है, जो खरीदेगा वो थोड़ा ज्यादा दाम में बेचेगा, कम करने को मतलब लो प्राइस में बाई ওটা কি कर স্যার देगा। অপশন বলা हाँ ওটা কি बोल। অপশন বলা ওটা नहीं কি ये অপশন মানে नहीं नहीं ये ऑप्शन नहीं है, ये प्रेजेंट मार्केट में स्पॉट मार्केट में जो मैं दिखा है, এটা ऑप्शन का একটা खेल এটা अलग তো है। স্যার একটা ইয়ে জিনিস। এটা তো স্যার हाँ একটা লাভের জিনিস মানে দেখুন আমি যদি চাই যে আজকে টিসিএস শেয়ারটা 3440 চলছে আমি ওটাকে দিলাম 3335 বিনিময় হলো যদি अगर হলো अगर হলো अगर সেক্ষেত্রে हाँ আমাদের अगर हाँ अगर सेलर राजी होगा तो सिंपल बात, बायर कम दाम देना चाहता है, अगर सेलर राजी होगा तो, अगर सेलर और बायर मैच करेगा तभी एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है সেলের কাছে কি কোয়ান্টিটি থাকতে হবে সেই ক্ষেত্রে থাকবে না দেখতে পারে বুঝলাম না এবার বল। মানে স্যার শেয়ারটাও ধরুন কোম্পানির কাছে রয়েছে না সেলের কাছে আছে না বায়ারের কাছে রয়েছে সেক্ষেত্রে বায়ার একটা বিট মারছে 5খানা কোয়ান্টিটি সেলের 5টা কোয়ান্টিটি একটা অফার মারছে যে এত টাকা उसको দিয়ে সেল করবে वो चीज तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं है, वो ब्रोकिंग फार्म का काम है, तो वो क्या करता है? वो ब्रोकिंग फार्म का काम है, वो ब्रोकिंग फार्म के पास सारा पावर रहता है, वो एक्सचेंज के साथ बात करके ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, सारा टेक्नोलॉजिकली होता है, वो सारा टेक्नोलॉजिकली होता है। ये सब कंपनी में फ्री फ्लोट है, कंपनी के पास कुछ नहीं है, सब फ्री फ्लोट है, एक्सचेंज संभालते हैं और ब्रोकिंग फार्म संभालते हैं। इसका टेक्नोलॉजिकल मेथड बताऊंगा, डोंट वरी, कि कैसे ये सेटलमेंट प्रोसेस चलता है सब बताऊंगा आकर। अच्छा अगर टीसीएस का स्टॉक प्राइस अनचेंज रह जाता है तो किसी को बेनिफिट नहीं है, किसी को बेनिफिट नहीं है, ना बायर को बेनिफिट ना सेलर को बेनिफिट, उल्टा समय गया और क्या। Exploiting a trading opportunity. So here is the situations after buying the TCS future 15 दिसंबर, ये पुराना डेटा से ही बता रहा हूँ आपको, ओल्ड डेटा से 15 दिसंबर 2014 को TCS का फ्यूचर आपने बाय किया 2374 में, द वेरी नेक्स्ट डे 16 दिसंबर 2014 TCS प्राइस शॉट अप, TCS का दाम बढ़ गया, it is now trading at 2460. What do I do? Clearly with the price increase I stand to benefit significantly. To be precise, at the time of taking the snapshot, and ये जब स्नैपशॉट लिया गया था, स्नैपशॉट के टाइम पे इसमें 85 पर शेयर का प्रॉफिट था, 85 पर शेयर, जिसको अगर लॉट के साथ काउंट किया जाए तो प्रॉफिट हो रहा है सर कम से कम 10,000 का ओवरऑल प्रॉफिट। अब आगे देखो होता क्या है, ठीक है, ये देखो ये एकदम ओरिजिनल डेटा है, पहले दाम 2374 था, फिर 2460 हो गया जस्ट अ फ्यू आवर बाद, ठीक है, फ्यू आवर लेटर, फ्यू डेज लेटर मे बी, ठीक है। नाउ सपोज आई एम हैप्पी विद द 10,000 मनी, सपोज आई एम हैप्पी विद द मनी आई हैव मेड ओवरनाइट, एक दिन में, कैन आई क्लोज आउट द एग्रीमेंट or rather 2460 per share? What if my view changes? What if I no longer feel bullish about TCS? अगर मुझे लगता है कि TCS और आगे नहीं बढ़ेगा, 2460 उसका लास्ट है, do I really need to hold on the agreement? क्या मुझे एग्रीमेंट होल्ड करना चाहिए until the contract expiry, जैसे कि 24 दिसंबर एक्सपायरी डेट था, by which time if the price goes down it could lead to loss, अगर 24 तक अगर मैं होल्ड करूं, अगर मार्केट गिर जाए तो मेरा लॉस हो जाएगा। अब इसमें कुछ बातें हैं सर, अब जैसे कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े थे कि फ्यूचर एग्रीमेंट इज ट्रेडेबल, ट्रेडेबल मतलब मीनिंग एट एनी पॉइंट आफ्टर एंटरिंग इनटू अ फ्यूचर एग्रीमेंट आई कैन इजीली गेट आउट ऑफ द एग्रीमेंट बाय ट्रांसफरिंग द एग्रीमेंट टू समवन एल्स। This means I can close the existing TCS future positions and book a profit of 10,637. Not a bad for a one day job. जो सवाल मुझे विश्व ने किया था, मैं किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं मेरा पोजीशन, और ये ट्रांसफर के लिए मुझे मिलेगा ब्रोकिंग फर्म के थ्रू से ही मुझे इसका अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा और मैं ट्रांसफर करके लो। সেই ক্ষেত্রে ধরুন বুকিং মানে ধরুন আমি ধরুন এসবিআই বুকিং ফার্মে আছি তো আমি যদি এসবিআই কে মানে তখন আপনি তাহলে তাদেরকে বলতে হবে যে আমি এটা এখন সেল করতে চাইছি মানে আমি এটা মার্কেট থেকে উঠিয়ে দিতে চাইছি। हाँ बेसिकली तुम ब्रोकिंग फर्म में जस्ट ऑर्डर जनरेट करोगे कि तुम स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो, आगे देखो समझ में आ जाएगा, आगे देख। क्लोजिंग एन एग्जिस्टिंग फ्यूचर पोजीशन, जब तुम अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन को क्लोज करना चाहते हो, इस क्लोजिंग को बोलते हैं स्क्वायर ऑफ करना।
तो बाय स्क्वायरिंग ऑफ आई ऑफसेट एन एग्जिस्टिंग ओपन पोजीशन, मतलब मेरे पास जो ओपन पोजीशन था उसको ऑफसेट करना है. इन केस ऑफ टीसीएस एग्जांपल, initially I bought one lot of TCS future and when I square off I have to sell one lot of TCS future. मतलब समझे, मैंने बाय किया था एक लॉट ऑफ TCS फ्यूचर, अब जब मैं इसको ऑफसेट करना चाहूंगा तो मुझे सेल करना पड़ेगा, सो दैट माय इनिशियल बाइंग पोजीशन इज ऑफसेट. मैं समझाता हूँ. द फॉलोइंग टेबल समराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ इन जनरल. अब कैसे स्क्वायर ऑफ होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ. देख लो, किसी को कुछ बोलना नहीं है, सब खुद से ही होता है. स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, बाय. बाय करने को लॉन्ग भी बोलते हैं. जब आप बाय करते हो, मतलब जैसे 2374 में तुमने बाय किया था, तुमको लगा मार्केट बढ़ गया, ठीक है, 2460 हो गया, तो तुम बाय थे. और बाय को दूसरा, बाय का दूसरा नाम है लॉन्ग. आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, प्राइस टू गो हायर, बुलिश. स्क्वायर ऑफ लेग क्या है, सेल. मतलब आप 2460 में सेल बटन दबा दो तो उल्टा साइड में कोई ना कोई है जो बाय कर लेगा. तुम सेल बटन दबाओगे का मतलब क्या है, अगर तुम सेल में जाओगे 2460 में तो अपोजिट साइड में कोई तो होगा जो बाय कर रहा है तुम्हारा शेयर. हेलो, हाँ सर, समझ रहे हो बात को. हमारा सर ऑटोमेटिक है. यस सर. अब ऑटोमेटिक में ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू में कोई होगा, ऑपोजिट पॉइंट में कोई होगा जिसको लगेगा कि हाँ टीसीएस में अभी भी दम है, किसी से सुना है टीसीएस ले ले, टीसीएस ले ले, टीसीएस में ट्रेड कर. अगर वो सही निकला तो वो आगे और जाएगा. हो सकता है कि 2460 से टीसीएस सच में 2500 में चला गया, हो सकता है, तो प्रॉफिट करेगा. अच्छा उसका छोड़ो, तुम खुद का देखो, तुमको मिल गया तो तुम जान छोड़ो अपना. देखिए मार्केट में ये चीज ऑलवेज चलता रहता है. तो आप क्यों छोड़ के जा रहे हो, बिकॉज नो लॉन्गर एक्सपेक्ट द प्राइस टू बी गो हायर. आपका एक्सपेक्टेशन से और दाम नहीं बढ़ेगा. 2460 के बाद आपको लगता है कि मार्केट में टीसीएस का प्राइस और बढ़ेगा नहीं, एंड जस्ट वांट्स टू गेट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग पोजीशन फॉर वॉट एवर बी द रीजन. रीजन कुछ भी हो, कि 10,000 में खुश हो गए, वो भी हो सकता है कि आई एम हैप्पी विद द 10,000 प्रॉफिट, ठीक है. बट एज लॉन्ग एज यू गेट द ऑपोजिट काउंटर पार्टी. अगर काउंटर पार्टी ना मिला तो वेट करो, वेट करो एक्सपायरी तक जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. अच्छा किसके साथ हुआ है इसको पहचान नहीं पाओगे सर. अच्छा सेकेंड थिंग, अगर आपको लगता है कि आप पहले ही सेल करेंगे, ठीक है, मतलब शॉर्ट सेलिंग, जैसे ये जो हिंडनबर्ग बोल के जो कंपनी है, आपको पता है हिंडनबर्ग कौन है, जो अदानी के पीछे लगा है सर. अरे पता है कि नहीं है. হ্যাঁ স্যার, যে আজকে আপনি পতনের একটা কাজ. ये जो अदानी और हिंडनबर्ग का जो इशू है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला गया इसका. सुप्रीम कोर्ट बोला कि रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द केस. तो जो भी हो, अब अदानी ग्रुप है अंडर द प्रेशर सिंस द हिंडनबर्ग रिसर्च 24 जनवरी को रिपोर्ट किया था अकाउंटिंग फ्रॉड एंड स्टॉक मैनिपुलेशंस. मतलब हिंडनबर्ग का मानना है कि अदानी अपने अकाउंट्स में फ्रॉड करके रखा है, स्टॉक को मैनिपुलेट करके रखा है. एलिगेशन दैट द कॉन्ग्लोमरेट हैज डिनाइड द मैलिशियस, बेसलेस एंड कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया. ठीक है, तो ये अदानी का बोलना है कि ये बेसलेस है और ये भारत को अटैक है, ठीक है, इंडिया का इकोनॉमिक सेगमेंट में अटैक है. ये किसका मानना है, ये अदानी का मानना है. अब आपको एक चीज बता दूं, ये जो हिंडनबर्ग है ये क्या करता है जानते हो, ये एक यूएस बेस्ड स्टॉक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज एन इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म विद फोकस ऑन एक्टिव बेस्ड शॉर्ट सेलिंग. हेलो, दिखाई दिया, ये शॉर्ट सेलिंग में काम करता है सिर्फ, ज्यादातर केस पर. मतलब दे आर बेसिकली शॉर्ट सेल एक्सपर्ट. मतलब ये ढूंढ ढूंढ के वो सब कंपनी, वो सब इंडेक्स को चूज करता है जब उन्हें लगता है कि मार्केट गिरेगा. मतलब इनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्केट के उठने पे ये दिमाग नहीं लगाता, मार्केट के गिरने पे दिमाग लगाता है.
मतलब ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाला मैटर है सर। বাবু, बोलो। हाँ দেখি স্যার এরা যে কাজটা করছে যে যার মার্কেট মানে নিচে পড়বে তাকে ধরবে, তো তাতে কি ওরা ইনভেস্ট করে নাকি ওরা हाँ ব্লাইন্ডলি ट्रेड ইনভেস্ট করে? ट्रेड करेगा। जैसे मानो अगर वो लोग फ्यूचर ट्रेड करता है तो फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करेगा? सिंपल, पहले सेल करेगा फिर बाद में बाई करेगा, हाई अमाउंट ऑफ शेयर सेल कर देगा। फ्यूचर मार्केट में हाई अमाउंट ऑफ शेयर सेल कर देगा, मतलब इनका फर्स्ट बटन जो होगा वो सेल का होगा। सिंपल काम है। अपना जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ब्रिटानिया में फ्यूचर में मतलब बियरिशनेस है, मतलब ब्रिटानिया का शेयर दाम गिरेगा अगर मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में, तो मैं क्या करूंगा, ब्रिटानिया का से फॉर एग्जांपल फरवरी फ्यूचर या मार्च फ्यूचर, अब इसमें बाई बटन सेल बटन दोनों दिख रहा है। हेलो, হ্যাঁ স্যার সেল হবে। बाई सेल करेंगे, मिनिमम एक लॉट में 200 है, आप ज्यादा लॉट भी ले सकते हो। अब मार्केट में इसका पैसा जाएगा। अब अगर आप लार्ज अमाउंट में मनी किसी पर्टिकुलर शेयर में सेल करोगे तो धड़ाधड़ क्या होगा, मार्केट में नेगेटिविटी और छाएगा। तो ऐसा भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन मजा का बात यह है कि इस तरह से किसी दूसरे कंपनी का, लेकिन इस पे आपके दम होना चाहिए। लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मतलब 1 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, हाँ इतना शेयर सेल करोगे मतलब मार्केट में उसका इफेक्ट दिखता है। 100, 200, 500, 1000 में कुछ नहीं होता, करोड़ों का, लाखों का शेयर होता है कंपनी का, नंबर ऑफ शेयर्स। মানে স্যার কোম্পানি ইনভেস্ট করলে তো স্যার ওরা লাখ কোটিতেই খেলে, ওরা কি আর এত ठीक है, अब ये लोग लाख शेयर में इन्वेस्ट करें, मतलब बेसिकली शॉर्ट सेल करेगा तो मानो 50-100 लॉट में कर दे, तो मार्केट में एक इफेक्ट नजर आएगा, अरे इतना सेल क्यों? तो बड़े बड़े लोगों को देख के छोटा छोटा लोग, रिटेल वाले लोग भी क्या करेगा, चलो सेल करो सेल करो सेल करो सेल करो। अब इतना सेल जनरेट हो जाएगा कि धड़ाधड़ 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 कंपनी का शेयर गिरने लगेगा। মানে স্যার মার্কেটকে নিচে ফেলার পেছনে এদের একটা স্ট্র্যাটেজি আছে তার মধ্যে। यस তো सर, নিজেদের থেকে आराम से টাকা ঢেলে এটাকে নিচে নামানো, এটা হাতে आराम से এটা कर করে सकता है आराम से कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं कर सकता। मतलब देखो, झूठ मूठ का करोगे तो तुम एक दिन शायद जीत जाओगे, बट रोज नहीं जीत पाओगे। अब अदानी के बारे में इनका जो रिपोर्ट है, अब अदानी का थोड़ा बहुत गड़बड़ है, अब वो प्रूवमेंट का मैटर है, क्योंकि अदानी बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है। अब यही कारण है कि उनका लोन भी बहुत है। अब यही चक्कर है कि वो अदानी के बारे में जो बोला, पब्लिक को भी उसके बारे में थोड़ा सा लगा कि हाँ हो सकता है, तो दूसरा कंपनी को भी लगा हाँ बहुत ज्यादा लोन है, डिफॉल्ट हो सकता है। इस चक्कर में बाकी लोग भी मान लो, लेकिन अगर बाकी लोग भी नहीं मानता तो शायद उनका शॉर्ट सेलिंग झूठा निकलता, लेकिन बार बार थोड़ी कर सकता है, बार बार नहीं कर पाएगा। तो बार बार तुम चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, तो फिर तुम्हारे अगेंस्ट में, हाँ बोलो। আগামী স্যার বিজনেস গ্রোথ করতে সেক্ষেত্রে স্যার লোন তো বাড়িয়ে দিতে পারেন। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि अगर तुम्हें किसी कंपनी के बारे में बेरिशनेस नजर आ रहा है, इंडेक्स के बारे में अगर तुमको लगता है निफ्टी गिरेगा, तो सेल करो, सेल करो। अब बेरिश हो, बाद में बाई करो। अच्छा, नेक्स्ट दिन भी बाई कर सकते हैं, एक्सपायरी तक भी वेट कर सकते हैं। नो लॉन्गर एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो लोअर, और वन जस्ट वांट्स टू गेट आउट ऑफ द एक्जिस्टिंग पोजीशंस फॉर व्हाटएवर रीजन। मतलब सेल करके बाद में बाई बटन में क्लिक करें उसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, बाई कर दोगे तो हो जाएगा। पोजीशन क्लोज, स्क्वायर ऑफ करना बोलते हैं इसको। अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में आपको मिल जाएगा तो अच्छा है, और क्या। सो व्हेन आई इंटेंड टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशंस, आई कैन आइदर कॉल माय ब्रोकर। सिंपल बात है, क्या करना है, अगर आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो तो ब्रोकर को कॉल करेगा। तो जो लोग इसे मार्केट में बैठा हुआ है वो क्या करता है, एडवाइजरी रोल जो प्ले करता है, तो सिंपल कंपनी उनको जो भी बड़े क्लाइंट है वो कॉल करेगा और उनको बोलेगा कि भाई मेरा पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करो। उनके पास स्पेशल मास्टर बटन होता है, मास्टर कंप्यूटर वगैरह होता है और इजीली होता है। ओपन पोजीशंस, और आई कैन डू इट माई सेल्फ ऑन द ट्रेडिंग टर्मिनल। यस, आप खुद भी कर सकते हैं। In the example we have buy open positions in the TCS, हम लोग पहले बाई किए थे, तो अगर हमें इसको ऑफसेट करना है एक लॉट को, तो हमें क्या करना होगा, सेल करना है। सिमिलरली अगर आप पहले सेल किए तो बाद में बाई कर लेना। तो ब्रोकर
स्काउट फॉर ए काउंटर पार्टी। ब्रोकर का काम क्या है? जैसे ही आपने ट्रेडिंग टर्मिनल में जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया, अब ब्रोकर स्काउट के लिए निकलेगा, उनको काउंटर पार्टी चाहिए। यही तो ब्रोकर का काम है। ब्रोकर क्या करता है? एक हाउस ब्रोकर जो हम लोग कोलकाता में पाड़ा में देखते हैं, न्यू टाउन, सॉल्टलेक, केस्टोपुर साइड में बहुत ब्रोकरी नजर आता है। बागुएटी, एयरपोर्ट, राजारहाट, क्या करते हैं? काउंटर पार्टी। ब्रोकर क्या करता है? जिनको घर खरीदना है और जिनको घर बेचना है, इन दोनों को मिलाते हैं ना। हेलो, ये सर नो। हाँ सर। तो वही काम ब्रोकर करता है। उनका काम सिंपल यही है, काउंटर पार्टी ढूंढना। The broker scout for a counterparty that would be willing to buy the future positions from me. In simpler word, my existing buying positions will simply be transferred to someone else. मेरा current buying positions किसी और को transfer हो जाएगा। That someone else by virtue of buying the contract from me now bear the risk of the TCS. अब इतना दिन मैं TCS लेके सोच रहा था कि TCS गिर जाएगा तो क्या होगा, अब मेरे से जो खरीद लिया, अब वो सोचेगा, मतलब TCS गिरने का रिस्क उनके पास ट्रांसफर हो गया अगर TCS गो डाउन होता। And this is simply referred to as the risk transfer. जैसे कि विश्व ने मुझे पूछा कि दादा अगर मुझे लगता है कि दाम गिर जाएगा और मेरे को प्रॉफिट हुआ है तो क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हो अगर आपको काउंटर पार्टी मिल गया तो। नो। হ্যাঁ স্যার, এই করে করেই তো শেয়ারের প্রাইস বাড়তেই থাকছে, মানে हाँ সবার চিন্তা ভাবনা এদিকে মজা। हाँ, इसी तरह से এর থেকে কাউন্টারপার্টিতে এটা নিয়ে নিচ্ছিস, দেন আবার এটা ঠিক হয়ে যাওয়া একটা বাড়বে, আবার অন্য हाँ কেউ নেবে, সেটাই হবে। हाँ, ऑब्वियसली ट्रेडेबल, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडेबल। ट्रेडेबल আচ্ছা जो चीज ধরুন होता है। লাস্ট দিন অব্দি কেউ নিল না, লাস্ট দিন অব্দি কেউ নিল না, তাহলে লাস্ট দিন যেদিনকে এক্সপায়ারি দিন সেই দিনকে গিয়ে যে ভ্যালুয়েশন হবে যেটা হবে সেটা তার পক্ষে চলে যাবে। अरे स्टार्टिंग में जब तुमने बाई किया तब तो किसी के साथ तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। হ্যাঁ ওটাই বলছি স্যার, মানে ওই কন্ট্রাক্টে যার সাথে থাকবে তাহলে সেদিকে গিয়ে তার সাথে আমার কোনো ফাইন হবে। यस सर, यस एग्जैक्टली। স্যার আমি যদি স্যার বাই করি আর অপয়েন্ট যদি আমার সাথে ছেলে থাকে, সে যদি দেখে যায় প্রফিট হচ্ছে কি, থোড়ি কি স্যার মাঝখান থেকে ছেড়ে দেবেন? वही चीज है, ठीक है। अब ट्रांसफर আচ্ছা विल স্যার हैपन। তখন তো তখন তো স্যার আমি ছেড়ে দিলাম, তো আমার সাথে আপনার এগ্রিমেন্ট আছে, আমি ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে ট্রান্সফার করলাম, মানে সে রাজি হলো, তাহলে সে যখন রাজি হয় তাহলে তো আমি চলে গেলাম আগে থেকে, তার সাথে কি তাহলে আপনার কন্ট্রাক্ট হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে আমার। यस यस यस, मतलब बेसिकली ওই ये রেটে ब्रोकिंग फर्म और एक्सचेंज, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो नंबर ऑफ शेयर को उस पर्टिकुलर वैल्यूएशन से, मैं आपको ये चीज ऑर्डर बुक से सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे वो लोग सेटलमेंट करता है। वो टोटल अमाउंट में वो लोग देख लेता है कि कितना दाम में कितना लोग मार्केट में ओपन पोजीशंस पे है, ठीक है, तो कौन लेना चाह रहा है, कौन बेचना चाह रहा है, कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। ये देखो ना, ऐसे यहाँ पर इतना क्वांटिटी, कितना सेल प्राइस है, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको आगे आगे बताऊंगा सर, ये बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है मार्केट को एनालिसिस करने का, ये बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है। ये आगे का चर्चा है सर, ठीक है। ट्रेडेड वॉल्यूम, ट्रेडेड वैल्यू, ये ऑप्शंस में भी बात करना है। ऑप्शंस कराने के टाइम पे इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करना पड़ेगा। इसी के अंदर पूरा खेल छुपा हुआ है। ये समझ जाओगे मतलब मार्केट समझ जाओगे। थोड़ा वेट करो, धीरे धीरे सारा चीज कवर करेंगे सर, ठीक है, क्योंकि एकदम जड़ से हर चीज बता रहे हैं सर, ठीक है। मेरा एक ही मकसद है सर, जिंदगी में सीखना एक बार है, बार बार नहीं। क्या है ना, वो 2 दिन सीखना है फिर छोड़ देना है, फिर 2 दिन बाद आप सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको पकड़ना है उसको पकड़ के सीखो, सीख के छोड़ दो। अब उसके बाद बाकी नेक्स्ट क्या होगा, आप बस अपना खुद का एनालिसिस, सेल्फ स्टडी। उसके बाद पहले सीख लो, फिर अपना प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को महान बना सकते। लेकिन वो एक बार 2 दिन के लिए सीखे, फिर 2 दिन कहाँ गायब हो गए, किसी दूसरे काम पे लग गए, फिर 3 दिन बाद फिर आपको लगता है नहीं, उसको जो मैं स्टार्ट किया था उसको, मतलब बेसिकली यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जो भी आप ले रहे हो। और दूसरा एक चीज है कि किसी भी काम में अगर सक्सेस होना है, उस काम को प्यार करना चाहिए, उस चीज में अपना दिल, पूरा एकदम दिमाग, सारा चीज लगाना चाहिए, और फिर अपने आप को उस पर्टिकुलर एरिया में रगड़ते 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 किस दिन आप सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे आपको खुद ही नहीं पता। प्रोसेस है, तुम सोचोगे कुछ नहीं होगा, तुम बस करते जाओ, सोच के कुछ नहीं होता है। मतलब बहुत लोगों के मन में चलता है कर तो रहा हूं, होगा क्या पता नहीं, क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन तुम कर सकते हो कि नहीं ये तुम सोचो।
और उसको करते रहो, फिर देखना कब से कहां पहुंच गए। सर आगे देखें, तो position is considered offset after the trade is executed. अच्छा, once the trade is executed, the margin that were initially blocked would now be unblocked. ट्रेड एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर वगैरह सब कंप्लीट हो गया, स्क्वायर ऑफ हो गया, अब जो पैसा ब्लॉक हुआ था वो अनब्लॉक हो जाएगा, अब बाकी जो कैश पड़ा हुआ है उसको फर्दर यूटिलाइज किया जा सकता है। The profit or loss made on the transactions will be credited or debited by to trading account of the same evening itself. सेम इवनिंग पे वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट या डेबिट, मतलब जिसका अकाउंट डेबिट होगा उसके अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा, जिसका लॉस होगा, जिसका प्रॉफिट होगा उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब इसी तरह से फ्यूचर ट्रेड का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। नोट, इफ एट 2460 आई डेवलप ए व्यू दैट प्राइस इज गोइंग टू बी मच हायर, अगर मतलब जब मैंने सोचा था कि बीच में एक बार बेच के निकलने का, तो मैं बेच सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि बढ़ेगा और बढ़ेगा, टीसीएस और बढ़ेगा, तो अगर देखो सर, जो जिसका एनालिसिस सही निकलता है वो और प्रॉफिट कर सकता है। So I could continue to hold the stock future. In fact, I'm continue to hold the future till the expiry, that is 24 December in 2014, जो old data है, मतलब जो लास्ट एक्सपायरी डेट है उस दिन तक हम होल्ड कर सकते हैं। As long as I continue to hold the future, I continue to hold the risk of TCS price fluctuation. जब तक होल्ड करेंगे तब तक रिस्क भी दिल में लेके चलना है। In fact, here is the snapshot of TCS future on 23rd December. चलो देखते हैं, एक्सपायरी के एक दिन पहले टीसीएस का स्टॉक का दाम कहां चला। देखो सर, 2460 से 2519 पे आके पहुंचा, मतलब और बढ़ गया सर। हेलो, दाम और बढ़ गया ना। अब अगर 16 दिसंबर को अगर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आगे जो प्रॉफिट हुआ है वो और नहीं मिलेगा मुझे। Someone else bought the TCS future from me, अब जिसने मेरे से खरीदा था 2460 से, अब आज मार्केट 25 समथिंग में है। 25 कितना है, और तो आज 2519 2519। अब मेरा तो और नहीं चला सर, अब जो मेरे से बाई कर लिया था 2460 से 2519 का जो गैप है, फ्रॉम 16 दिसंबर टू 23 दिसंबर, इस गैप में जिन्होंने लिया था उसका प्रॉफिट, उसने भी पैसा कमा लिया। तो सिंपल दो क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट वुड बी माय पीएल per share on overall basis had I held the TCS future on 15 December 2014? अगर मैं 15 दिसंबर तक होल्ड करता हूं तो प्राइस रहता है सर 2374.9, और अगर मैं 23 दिसंबर में देखता हूं तो प्राइस है 2519, और 16 दिसंबर मैं अगर पोजीशन क्लोज करता हूं 2460 में, ऑब्वियसली स्क्वायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज ट्रांसफर्ड टू ए काउंटर पार्टीज। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है, सिमिलर चीज किसी और पे पास हो जाएगा। Assuming the counterparty held on the TCS future 23rd December, so what would be the PL on a per share basis or on overall basis? If you are unable to answer the above two questions, but you can drop, चलो सर अब ये सब क्या है आपको पता ही है किसने कितना प्रॉफिट हुआ है, अब इसको ड्रॉप वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैंने कितना प्रॉफिट किया और जिसको बाद में मैंने बीच में ट्रांसफर कर दिया उसने कितना प्रॉफिट किया। तो ये था फ्यूचर ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा लेवरेज एंड पे ऑफ, मतलब रिस्क फैक्टर, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आप लोग सीखते हो कि फ्यूचर मार्केट में लेवरेज और पे ऑफ का क्या स्ट्रक्चर है, और लेवरेज पे ऑफ में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। लेवरेज क्या है, किस तरह से होता है, मेरे फ्रेंड का रिस्क क्या है, मेरा रिस्क क्या है, काउंटर पार्टी का रिस्क क्या है, ये सभी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आप जाके ना आपको फ्यूचर मार्केट में, मतलब बेसिकली इक्विटी डेरिवेटिव का जो रिस्क की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कैसे होता है, कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है, कैसे ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेडर को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अगर आप ये समझ जाते हो ना सर, बार बार बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर समझ जाएगा वो ऑप्शंस में बहुत इजीली समझेगा, और जो यहाँ समझने में दिक्कत करेगा उनको ऑप्शंस में दिक्कत बढ़ जाएगा। तो बी पेशेंसफुल और समय देते रहो, आई होप, और हार्डली एक सप्ताह लगेगा, हम लोग फ्यूचर को कवर कर लेंगे। तो चाहूँ तो बहुत जल्दी करा सकता हूँ सर, बट मैं बहुत जल्दी करूंगा ना
तो आप लोग दिक्कत में पड़ जाओगे और मुझे सिखाना है। मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मेरा ही अच्छा है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, मुझे थोड़ा शांति मिलेगा कि चलो कंप्लीट करा दिया। बट मेरा कंप्लीट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों का कंप्लीट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग कंप्लीट करो ठीक से। देखो सर, अगर आप क्लास को ठीक से करते हो ना, तो मैं बोलता हूँ कि घर पे पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्लास में 1.5 घंटा समय जो मैं देता हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग भी दे रहे हो। मेरा कहना है कि आप 1.5 घंटा ठीक ठाक से बिताओ, फिर देखो घर पे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। और बस बीच बीच में जो क्वेश्चन देता रहूंगा उसको प्रैक्टिस करते रहना, जिनको एग्जाम क्रैक करना है। और जिनको सीखना है वो घर पे अपना मतलब खुद का ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते रहे। आगे आगे दिखाऊंगा कि कैसे आप प्रैक्टिस पहले वर्चुअल लेवल में कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आप उसको एक्टिव वे में भी कर सकते हो कैपिटल डाल के। ठीक है सर, बस क्लास ठीक ठाक से करते रहो, ऑटोमेटिक हो जाएगा सर। सीख भी जाओगे, पास भी करोगे, इंटरव्यू में भी बार्गेन कर पाओगे। देखो सर, नॉलेज से ही बार्गेन पावर आता है। मतलब आज अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो कंपनी आपको 15,000 भी ऑफर कर सकता है, 25,000 भी ऑफर कर सकता है, 35,000 भी ऑफर कर सकता है। बट ये ऑफर ऑफर एक्सेप्टेंस का जो बार्गेन पावर है ना, कि मैं 35 में काम करूं कि 45 में काम करूं कि 25 में काम करूं, ये डिपेंड करता है आपका कॉन्फिडेंस पे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कंपनी आपको सस्ता में रख लेगा। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, तो आपको पाने के लिए कंपनी एक्स्ट्रा और 10,000 पे करने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा 10,000 मतलब एनुअली 1,20,000 एक्स्ट्रा देने के लिए भी रेडी हो सकता है। बट इट्स डिपेंड कि आप कितना नॉलेजेबल बनते हो उस पर। इस बात को लिख के रखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। তাই ধরুন আমাদের ইকুইটি ডেরিভেটিভ নিয়ে কাজ করায়, তো এটা কি মানে তখন এই যে ব্রোকারিং এর যে কাজটা বললেন যে বায়ার সেলার বা এই যে পার্ট বাই পার্ট যেটা হয়, তো তখন সেটা করা নাকি মানে স্যার इस पूरा কলিং করে यस, কাউকে অ্যাপ্রোচ করো नहीं কোনটাকে? नहीं, किसी को अप्रोच करना तो एक्स्ट्रा वर्ड, वो इंसेंटिव वाला मैटर। तुम किसी को अप्रोच करके ट्रेड करा रहे हो, यहाँ पर मेनली वो नहीं, यहाँ पर मेनली कंपनी के पास ऑलरेडी क्लाइंट है, जो कंपनी का खुद का जनरेट किया हुआ क्लाइंट है, वो खुद कंपनी को कॉल करता है और ट्रेड करता है। तो इनिशियल नॉर्मल जो डे टू डे वर्क होता है उसमें कंपनी, अच्छा ब्रोकर आप कौन होंगे, आप ब्रोकर का एजेंट होंगे, मतलब ब्रोकर को आप रिप्रेजेंट करोगे। से फॉर एग्जांपल यू आर इन मोतीलाल ओसवाल, तो आप मोतीलाल ओसवाल का रिप्रेजेंटेटिव हो। बंदा जो क्लाइंट है ना, वो मोतीलाल ओसवाल को नहीं जानता, वो आपको जानता है कि मोतीलाल ओसवाल का बंदा वो मेरा ट्रेड में मेरे को हेल्प करेगा। उसके पास 10 लाख है, 20 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, वो ट्रेड करेगा। वो 1 करोड़ देके ट्रेड करेगा। आप उनको सही तरह से किसमें ट्रेड करना है गाइड करना है। अच्छा, ये गाइडेंस क्या आपको जनरेट करना है। शुरू शुरू में कंपनी, मतलब शुरू शुरू में नहीं, कंपनी ऑलवेज एक गाइडलाइंस देता है। कंपनी का जो टॉप रिसर्च में बैठे हुए हैं ना सर, वो लोग डे टू डे मार्केट के बारे में रिसर्च जनरेट कर देता है। और वो रिसर्च जनरेशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन में हमेशा नजर आएगा। आपको बस उसको फॉलो करना है। शुरू में थोड़ी ना आप पूरा जाके एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। पहले कंपनी में जो रिसर्च बोर्ड में है वो जो फॉलो करने के लिए बोलेगा उसको फॉलो करना है। और क्लाइंट जैसे जैसे बोलेगा उस हिसाब से। और हर बात क्लाइंट भी नहीं बोलेगा, क्लाइंट ज्यादातर केस में बोका भी होता है, वो आपके भरोसे में रहेगा। तो आप जैसा बोलोगे क्लाइंट वैसा करेगा। समझ में आ रहा है ना। হ্যাঁ স্যার। बस पहले सीख ले, फिर कंपनी ट्रेनिंग देगा। कंपनी पहले एक 2 वीक्स टू फर्स्ट मंथ का ट्रेनिंग कंपनी प्रोवाइड करता है। पूरा पहला 1 महीना ट्रेनिंग में ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग में तुम तभी अच्छा कर पाओगे। कंपनी का काम बड़ा आसान है, लेकिन अगर आपको अपग्रेड होना है तो नॉलेज जैसा ले रहे हो उसको लेते जाओ, ताकि आप जल्दी जल्दी अपना पोजीशन बढ़ा पाओ। नहीं तो आप क्या है ना, वहीं के वहीं रह जाओगे। ठीक है, ठीक है सर। आज इतना ही है, फिर कल मिलते हैं। ওকে স্যার। ओके।